इंडिया स्पीक डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमरदीप देव और आज मेरे साथ जुड़ेंगे जयप्रकाश जुनेजा जी, जो हमें बतलाएंगे जो भारतीय बाजार में चाइनीज़ लड़ियों का कैसे कब्जा है और हम किस तरीके से स्वदेशी लड़ियां आम जन तक पहुंचा सकें। तो चलिए मिलते हैं जयप्रकाश जुनेजा जी से। जयप्रकाश जुनेजा जी, आपका इंडिया स्पीक डेली में स्वागत है। चाइना की लड़ियों ने हमारे बाजार पर कब्जा किया, वो एक ही दिन में नहीं किया। 90 के दशक में उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। उस समय की सरकारों ने जहां मशीनों का भारत में आना अलाउड करना चाहिए था, उन्होंने मशीनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और तैयार माल को छूट दे दी। मशीनों पे बना माल और हाथों से बने माल में कीमतों में नेचुरली है थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा। मशीनें आती तो शायद हमारे देश के उत्पादक चाइना के रेटों से भी कम कीमत के ऊपर यहाँ पे माल बना पाते। वो नहीं बना पाए क्योंकि मशीनें आई नहीं, और हमारे इंजीनियर इतनी R&D कर नहीं पाए, विफल रहे, या R&D के लिए हम लोगों ने अपने जेब ही नहीं खोले कि हम उसके अंदर कुछ अंशदान करें, जिसके कारण वो जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी मशीनीकरण वाली, वो 90 के दशक के अंदर हम नहीं ला पाए। ये तो हुआ एक प्रोस्पेक्ट इसका, जिसकी वजह से चाइना ने धीरे धीरे हमारे बाजार पर कब्जा किया। अब दूसरा पहलू है कि जब हिंदुस्तान में लड़ी बन रही थी और चाइना से भी आ गई, तब चाइना ने क्यों कब्जा किया? उसकी मेन वजह आती है कि चाइना का माल कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के साथ था। हमारे जो पारंपरिक लड़ियों के नमूने चलते थे उस समय, जो भी आर्टिकल चलते थे, उनके कंपैरिजन में वो कुछ ज्यादा ही मनमोहक थे। अब ये नेचुरली है कि मुझे देखने में जो सुंदर लगेगा, जो देखने में अच्छा लगेगा, मैं वही खरीदूंगा। उसके अलावा दूसरा प्रोस्पेक्ट आया कि उसकी कीमत में अच्छा खासा उतराव चढ़ाव है। चाइना के सामान में और इंडियन सामान के अंदर कीमतों में जमीन आसमान का फर्क हुआ। उसकी मुख्य वजह के रूप में अगर देखो तो चाइना जो तार लगाता है वो लोहे की या एल्यूमिनियम की या कॉपर की बहुत पतले वाली लगाता है। जब बात करेंगे तार की क्वालिटी के ऊपर एलॉय वायर की, तो वो 20 पैसे पर गज वायर हुई, 20 पैसे की 3 फुट तार। एलॉय की जगह एल्यूमिनियम में आती वो 40 पैसे की हो गई, और वही जब कॉपर के अंदर आएगी तो 70 पैसे की हो गई। अब 70 पैसे गज और 20 पैसे गज, जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक 30 फुट की लड़ी के लिए अमूमन 35 गज तार लगती है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितने रुपए का फर्क सिर्फ तार तार में आ गया। अभी भी इसके अंदर एक और झोल है कि हमने तो जो तार लगाई, उस तार की मोटाई कितनी हुई, उस मोटाई के साथ ही उसकी कीमतों में और उछाल आना है। मोटाई मतलब हमने तार को और कितना बढ़िया बनाया। चाइना की तार बहुत पतली होती है, आप लोगों ने अपने घरों के अंदर उसे छील करके भी देखा होगा, उसमें से आप बहुत पतले बाल निकाल पाए, और अमूमन तो उसमें से वो तार छील ही नहीं पाती, और खाली प्लास्टिक प्लास्टिक हाथ में आ जाता है और पता चलता है वो तार का टुकड़ा तो अभी भी निकल करके नहीं आया कि आप उसे टेप लगा लो। जी बिल्कुल, आप ये सही बात कह रहे हैं। कई बार तो हम इस प्रयास में होते हैं तो ये तार छिले और हम इसे लगाएं और पता चलता है जो तार छिलते छिलते वो लड़ियां ही खत्म हो गई। उसकी मुख्य वजह यही है कि जब आप हल्के से हल्की कीमत करने के चक्कर में सामान को हल्का करते जाओगे, तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप में वो टूटने लग जाती है। अब आप एक बिल्कुल पतला दाब बाल जो है वो ले लीजिए, तो उसको तोड़ना बहुत आसान होगा, और अगर मोटा बाल होगा तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। ये एक फर्क रहता है। अब इस क्वालिटी के अंदर भी एक चीज और है, इसके ऊपर का पीवीसी का कंपाउंड। पीवीसी कंपाउंड अगर मिट्टी मिला हुआ डाल दिया जाए तो आप हाथ से उंगलियों के पोरों में पकड़ करके उसे तोड़ सकते हैं, और अगर बहुत बढ़िया होगा तो आपको उस तार को छीलने के लिए कटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना कटर के आप चाहो कि आप नाखूनों से छील लो या फिर आप अपने दांतों से छील लो, तो मैं बता दूं, मैं अच्छी तार के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे आगे का एक दांत इसी बात पे शहीद हुआ हुआ है। तो ये क्वालिटी के मेजर्स हुए कि हम कितनी गुणवत्ता के साथ सामान बना सकते हैं। जब हम गुणवत्ता की तरफ जाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल बढ़िया करेंगे तो कीमतों में उछाल आएगा। अब आओ कि चाइना ने हमारे बाजार पे कब्जा किया, वो तब किया जब वो कम रेट के ऊपर माल लाए और ऐसे ऐसे मनभावन आर्टिकल लेकर के आए, जिसके बराबर का बनाने में
हम भारतीय उत्पादक उस समय कहीं ना कहीं फेलियर रहे। मैं मानता हूँ इस चीज को। मेरा ये पुश्तैनी काम रहा है। मैं जब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था तब से लड़ियां बनाता आ रहा हूँ। मैंने वो 90 का दौर देखा है पूरा का पूरा। 6 महीने से ज्यादा हम लड़ियां बनाते थे तब। वो हमारा 95 96 तक आते आते एक टाइम ऐसा आया जब हमारे पास लड़ी बनाने के लिए टाइम तो है, लेकिन हमारी लड़ी खरीदने के लिए खरीदार नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी रही है इस पूरे टाइम के दौरान कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बड़े उत्सव होते हैं, गरबा के पंडाल हो गए, जन्माष्टमी के लिए मंदिर की सजावट हो गई या नवरात्रों की सजावट हो गई, उस समय पर मंदिरों में कभी भी सजावट में चाइना की लड़ी कब्जा नहीं कर पाई। हमारे टेंट हाउस वाले हमारे घरों में वो शादी ब्याह पर अक्सर टेंट हाउस वाले ही लड़ियां आकर के लगाते हैं। वहां पर भी टेंट हाउस वालों के आगे भी जो है वो चाइना लड़ी कब्जा नहीं कर पाई। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण हुआ कि उसकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत कम हुई चाइना के माल की। सिर्फ रिलायबिलिटी कम नहीं, उसका टिकाऊपना इतना कम हुआ कि एक टेंट हाउस वाला आज एक लड़ी लगाता है आपके यहाँ पर और उसे उतार करके जब किसी दूसरी फंक्शन में लगाना चाहेगा तो पता चलता है आधी लड़ी तो खराब हो गई। इवन इसी चीज को आप अपने घरों में भी नोट किए बैठे हैं कि आपने पिछली दिवाली पे जो लड़ी लगाई वो संभाल करके तो रखी थी, लेकिन अगली बार के लिए जब घर में एक बर्थडे आया या फिर एक शादी उत्सव था परिवार में, तो आप उन लड़ियों में से आधी लड़ियां नहीं लगा पाए। इस चीज को तो आप भी मानेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई बार हमने ये भी देखा है जो उसको लगाओ और कुछ समय के बाद ही वो बंद हो जाता है। देखिए, चाइना बनाता ही यूज एंड थ्रो कैपेबिलिटी में है और हम ठहरे भारतीय। हमारी अगर बनियान में छेद हो जाए तो हम फेंकते नहीं है भाई। हम पहले उसका झाड़न बनाएंगे, उसमें 10 छनेक हो जाएंगे ना, तब जाकर के उसका पोछा बनेगा, लेकिन उसको फेंकते नहीं। यहाँ ये बात नहीं है कि हम कंजूस हैं या हम बहुत ज्यादा, हम एक्चुअल में अपने जेब से खर्च होने वाले एक एक रुपए की पूरी प्रोडक्टिविटी लेते हैं। हमें उसका पूरा अंशदान अंत तक का मिलना चाहिए। ये हमारी मेंटेलिटी है और इसी मेंटेलिटी पर ही हम लोगों ने जब अपने व्यापार को दोबारा से इसको पुनरुत्थान के अंदर जीवित किया, तो हमारी जीत इसी बात पर हुई कि हमारे पास रिपेयरेबल कैटेगरी के अंदर क्या सामान है। सबसे पहले हमें टेंट हाउस वाले सपोर्ट करते थे क्योंकि उन्होंने रेगुलर एक साल के अंदर 50 फंक्शन के अंदर लड़ी लगानी है। उनकी अगर रिपेयरेबल कैपेसिटी है तो फिर वो उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो गया कि उनकी फिक्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई। वो धीरे धीरे बड़े पंडालों की सजावट पे भी पहुंच गए। वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से थे। उन पे कब्जा करने के लिए हमने फिर तरीके और इजाद किए। अब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नो डाउट। अब जब मेरा पेट भूखा होगा यार तो मुझे काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, आजीविका तो कुछ चाहिए मुझे। मैं कहीं से तो अपने लिए धन का अर्जन करूंगा ताकि रोटी खा सकूं। तो एक दौर वो आया जब हमारे आर्टिकल स्पेशलाइज्ड होते थे, तब वो बिकते थे। आज अगर बाजार पर हम दोबारा से चाइना के अगेंस्ट कब्जा कर रहे हैं तो उसकी मुख्य वजह भी यही है कि हमने अपने आर्टिकल्स में, अपने सजावटी सामान में इतनी विविधता ला दी कि वो अब आपको देखने में उतने ही सुंदर लगते हैं जितने पहले कभी चाइना के लगते थे। आज नो डाउट चाइना के सामानों से कहीं ज्यादा गुणवत्ता के साथ हैं हम, जिसका प्रमाण आप इसी से ले लीजिए कि तिरंगे झंडे जितने भी लगे हुए हैं, ये आप इस तरफ दिखा सकते हो तिरंगा झंडा। अभी पीछे ये अमृतोत्सव पर्व गया है। अच्छा। अमृतोत्सव पर्व के अंदर सरकार की तरफ से चाहे अनाउंसमेंट कपड़े के झंडे की रही हो, लेकिन हमारे बहुत से बैंक्वेट हॉल वाले हो गए या फिर होटल वाले हो गए या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले हो गए, इन्होंने बहुत सजावट करते हैं। ये बेसिकली अपनी वो सेल्स स्कीम्स के साथ में गुब्बारों से सजावट रहती थी इनकी। वहां पर इस बार जो है वो इन तिरंगे झंडों ने कब्जा किया। ये तिरंगे पहले सिर्फ सिंपल बने, सीधा जलने वाले, फिर उसके बाद इसके अंदर अल्ट्रेशन आया कि इसके अंदर जो है वो जलना बुझना होना चाहिए। हमने इसे नेट की शेप दे दी, जो पहले कभी नेट चाइना से बनवा करके लाते थे। फिर उसके बाद हमने इसे वेव्स दे दिया। तिरंगा झंडा हमें हवा में लहराता हुआ ही अच्छा लगता है, ऊपर से नीचे झिलमिल करता हुआ हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने उसे वेव्स में दे दिया। यही एक छोटी छोटी चीजें हैं। मैं जब अपने उपभोक्ता की नब्ज टटोल करके उसके अकॉर्डिंगली सामान बनाऊंगा तो उपभोक्ता की पहली पसंद बनूंगा। ये एक मार्केट का सिद्धांत हुआ। इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हुए हम लोगों ने ऐसे ऐसे आर्टिकल क्रिएट किए हैं ताकि
आपको चाइना की लड़ी से ज्यादा सुंदरता हमारे प्रोडक्ट में मिले। आप चाइना ले ना ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाइना से अच्छा लगेगा तो आप खरीदेंगे। ये तो हुआ गुणवत्ता के पैटर्न के अकॉर्डिंगली कि हमने पैटर्न कितना डिजाइन करके आपके आगे रखा। इसके बाद आइए कीमतों के ऊपर। चाइना की कीमत के आगे हिंदुस्तानी लड़ी की कीमत डबल हुई। अगर वो डबल की कीमत रखती है तो उसके पीछे वो डबल क्यों है, ये भी तो देखना पड़ेगा। चाइना की लड़ी की तार बहुत पतली है, उसके अंदर बल्बों की गिनती बहुत कम है। आज अगर आप बाजार में 10 मीटर वाली लड़ी लेने जाओ तो पता चलेगा वो 32 बल्ब की कुल लड़ी है। 32 बल्ब 10 मीटर को अगर आप डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 1.25 फुट से ऊपर जो है वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब के बीच का उसका फासला हो गया। हम आज भी 10 मीटर की लड़ी में 50 बल्ब लगाते हैं, 9 इंच के करीब डिस्टेंस हो गया। जितना बल्ब नजदीक होगा उसकी रोशनी जब जगमगाहट आएगी तो उतनी ज्यादा देखने में अच्छी लगेगी। ये रोशनी का पैमाना हुआ। अभी यहीं तक ही बात खत्म नहीं होती। चाइना यूज एंड थ्रो देता है, हमने उसे यूज एंड थ्रो की जगह जो है वो रिपेयरेबल टिल यूज कर दिया। अब आपको आपके पैसे की पूरी कीमत वसूल कराने का हम जब जिम्मा ले रहे हैं तो फिर आप कैसे मना कर सकते हो। हमने इस सिद्धांत पर आकर के बाजार में अपना स्थान बनाया। गलवान घाटी प्रकरण करो या फिर डोकलाम प्रकरण करो, उस समय जो एक स्वदेशी अपनाओ का जो नारा चरम पर आया, वो स्वदेशी अपनाओ चरम पर इसलिए आया क्योंकि वो चाइना के अगेंस्ट जाकर के आया। मैं हमेशा से कहता हूँ चाइना के माल का बहिष्कार, CKM के भी, ये मेरा एक नारा रहा हुआ है। बायकाट चाइना मिशन के अंदर मुझे नामित किया जाता है। इवन चाइना का ग्लोबल टाइम्स भी मेरा जो है वो नाम छापता है, लिखता है अपने आर्टिकल्स के अंदर कि दिल्ली से संचालित होने वाली बायकाट चाइना मिशन जो है वो उनके व्यापार को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है। अब आप समझिए कि हम बाजार पर अपना दोबारा से कब्जा चाह रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या क्या बन रही है। पहली चीज तो मजदूर को मजदूरी चाहिए, उसे मजदूरी तब मिलेगी जब उसका उत्पाद बिकेगा। हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए उसमें गुणवत्ता लाए, ये एक शर्त हुई। उसके बाद उसको मन भावन आर्टिकल्स में तब्दील किया, ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ। तब जाकर के हमें कहीं बाजार में स्वीकार किए गए। तीसरा पॉइंट आया कि राष्ट्रीयता की भावनाएं हमारे में कितनी जगी। पिछले 8-10 सालों की बात करो तो राष्ट्रीयता जो है वो हमारे अंदर चरम पर आ रही है। हम छोटी छोटी बात के ऊपर भी उसका पैमाना राष्ट्रीयता का कर लेते हैं। इवन साफ सफाई के अभियान की बात कर लो तो भी हम कहते हैं कि ये काम अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ सफाई हो गई, यहाँ से निकलना दूभर होता था, वो राष्ट्रीयता काउंट हो रही है कि मैं, मेरा घर अच्छा रहे, ये मेरा अपना पारिवारिक हुआ। लेकिन जब मैं इसे अपने घर के आगे की सड़क और अपने शहर के एटमॉस्फेयर के साथ जोड़ता हूँ तब ये जाकर के राष्ट्रीयता के साथ जुड़ता है। हम लोगों के बीच की जो मानसिकता है, जितनी ज्यादा राष्ट्रीयता की तरफ जाएगी उतना ही ज्यादा हमें पनपने का मौका मिलेगा। अब आप मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की बात करो या स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करो, इनके पीछे का असल में मकसद क्या हुआ? इन सब के पीछे का मकसद हुआ बेरोजगारी को खत्म करना। मैं यदि स्किल्ड मजदूर हूं तो मैं अपने जीवन यापन के लिए कमा लूंगा, लेकिन जब सामान चाइना से बन करके आ रहा है तो मुझे मिला क्या? यहाँ दिक्कत ये हुई कि लेकिन जुनेजा जी, चाइना से जो माल बन के आ रहा है उसमें भी मेक इन इंडिया है। देखिए, ये एक इंपोर्टर लॉबी का भ्रम जाल हुआ। जब हमारे पप्पू जैसे नेता जो है वो चाइना में जाकर के MOU साइन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो रॉयल्टी उनके प्रति निभाते होंगे। इन्होंने एक BIS नंबर बांटे पुरानी सरकारों ने, और इवन अब की सरकार भी BIS नंबर दे रही है, जिसके तहत चाइना की कंपनी इंडिया का BSI नंबर लेती है एथोराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव AIR के नाम पर। AIR कौन हुआ, हमें ये समझना पड़ेगा। AIR हुआ एथोराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, वो इंपोर्टर जो चाइना से कंपनी का माल इंपोर्ट कर रहा है। और हमारी पिछले लंबे समय तक जो संघर्ष रहा सरकार के साथ, हमारा जो पत्र व्यवहार रहा या जो हमने अपनी शिकायतें उनको भेजी,
उसका एक सुखद परिणाम रहा था कंट्री ऑफ ओरिजिन के शब्द, कि हर माल के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ आना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन आते ही देश में लोगों को अच्छी अच्छी कंपनियों के ऐसे ऐसे उत्पादों के बारे में पता चला कि ये चाइना से बन करके आ रहा है, ये बांग्लादेश से बन करके आ रहा है। आप कपड़े उद्योग की बात करो तो उसके ब्रांड हम जिस हिसाब से यहाँ डालते थे, 1 सेकंड के अंदर जब पता चला कि ये तो बांग्लादेशी है, हम लोगों का व्यवहार क्या हो गया उस कपड़े के साथ, ये जूता चाइना का है। ठीक, तो हमारी राष्ट्रीयता की भावनाएं आते ही वहां पर वो एक बहुत बड़ा काउंटर स्लैब बन गया कि आपको ये बीच की अब खाई भरनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज का बहिष्कार करके कभी भी उसका रिजल्ट नहीं ले सकते। बहिष्कार एक हुआ, 1 मिनट, बहिष्कार एक बात हुई, लेकिन जब अगर आपको उसी उत्पाद के वैकल्पिक उत्पाद उपलब्ध हो जाएंगे, कि आपने कपड़े का बहिष्कार करना है, आपको स्वदेशी उसी स्टैंडर्ड का कपड़ा मिल गया, तब आपके पास ऑप्शन हो गया कि आपको कपड़ा कौन सा खरीदना है, स्वदेशी खरीदना है या विदेशी खरीदना है। रिटेलर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्वदेशी खरीदो या विदेशी खरीदो, क्योंकि उसे सामान बेच करके मुनाफा होना है। अब आ जाओ इंपोर्टर लॉबी के ऊपर और मैन्युफैक्चरर लॉबी के ऊपर। इंपोर्टर को लाभ हुआ जब उसका विदेशी माल बिका, और उत्पादक को लाभ तब हुआ जब स्वदेशी माल बिका। स्वदेशी माल बिका तो एक पॉइंट आखिर तक जो सीढ़ी जाती है, सीढ़ी नीचे से ऊपर भी जाती है और ऊपर से नीचे भी आती है। स्वदेशी सामान जब बिका तो आप उसका रिजल्ट इस तरह से लीजिए कि सबसे नीचे के पायदान के ऊपर जो मजदूर अपनी दैनिक जरूरत के लिए काम करता है, उसकी वो जरूरत पूरी होती है, उसे रोजगार मिलेगा तभी तो वो कुछ काम करेगा। उसे रोजगार मिला, उसने कोई चीज बनाई, उत्पादक के पास, उत्पादक के लिए बनाई, क्योंकि वो तो मजदूर है, पैसा तो उसने नहीं लगाया। उत्पादक ने उसी सामान को जो है वो बाजार में बेचा। अब यहाँ सफर ये तय करना है कि स्वदेशी बाजार में और विदेशी बाजार में किसका वर्चस्व कायम होगा। वर्चस्व की लड़ाई में एक बहुत आसान सी बात होती है कि आप अगर किसी के पेट पे लात मारोगे तो उसका प्रतिकार कुछ तो होगा, चाहे वो गाली दे करके बोला जाए, चाहे वो उसका रेसिप्रोकल कुछ ना कुछ उसका सिद्धांत निकल करके आए। हम लोगों ने चाइना को जवाब दिया, अपने माल की दोबारा से गुणवत्ता बनाई, उसे मार्केट में स्टैंड कराया। राष्ट्रीयता की भावनाएं जो हम लोगों में निकल करके आई, हमने नो डाउट उसको एनकैश किया। लेकिन इसको एनकैश करने का जो सिद्धांत हम बोलते हैं, ये बोलना ही हमारा गलत हुआ। स्वदेशी अपनाओ नारा अपने आप में तब तक अधूरा है जब तक स्वदेशी बनाया नहीं जाएगा। स्वदेशी बनेगा तभी स्वदेशी बिकेगा। हमने स्वदेशी बनाने के ऊपर अपना पूरा योगदान दिया। आप सिर्फ लड़ियों के लिए मुझे सबसे पहली बात से जानते हैं, क्योंकि मेरा परिचय इंडिया स्पीक्स डेली के ऊपर जो है वो स्वदेशी लड़ियों के लिए हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो स्वदेशी लड़ियां ही नहीं है, मैं आज एक अच्छा प्रमोटर भी बन गया, एक अच्छा वक्ता भी बन गया। स्टूडेंट्स के साथ में लेक्चर्स भी देता हूँ स्टूडेंट्स को, और उनके बीच जब बोलता हूँ कि एक बड़ी कंपनी का वेंडर बनने की बजाय अपने 10 दोस्तों के बीच एक दूसरे का वेंडर बन करके एक नई कंपनी खड़ी करो, जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ चाइना से बन करके आने वाले सामान के प्रतिस्थापन में स्वदेशी उत्पाद बना करके दे। सपना छोटा नहीं हुआ, सपना बहुत बड़ा हुआ। अक्सर मैंने सुना कि चाइना के साथ रेटों में कंपेयर करना, उसके साथ compete करने में घाटा बहुत जाएगा, शुरू के 2 साल 3 साल आपको घाटे में बिताने पड़ेंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे बिजनेस के अंदर जाना देना जो है वो पसंद नहीं करता, कि पैसे का ही नाश मार देगा, क्या फायदा। लेकिन उसको भी हमने एक चैलेंज के रूप में लिया। मैंने 4 साल पहले एक चैलेंज स्वीकार किया था, और उसके अंदर मैंने एक लाइन बोली कि जिस दिन ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि इस काम में इतनी कमाई की जा सकती है, तो इसे अपनाने वाले लोगों में गिनती जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मुझे ध्यान है दिल्ली आपका जेके हाउस के अंदर एक मीटिंग थी, उसके अंदर सोशल मीडिया के अच्छे अच्छे सज्जन जो है वहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने हमारे वहाँ के प्रयास को जो है वो जब सराहा और उसको रंग देना शुरू किया, तो उसका रिजल्ट ये है कि पिछले लंबे टाइम से जहां पहले के 10 साल के संघर्ष में मैं मुश्किल से 1000-2000 लोगों को लड़ी बनाना सिखा पाया, पिछले 4 सालों के अंदर वो गिनती 50,000 से ज्यादा लोगों की हो गई। पूरे देश में लड़ियां बन रही हैं।
बन रही हैं, बिक रही हैं, तभी बन रही हैं। बिल्कुल, और इस स्वदेशी लड़ियों को बनाने के लिए स्वरोजगार भी जो है ना डेवलप हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। स्वरोजगार के अंदर आप ये लगाइए कि सिर्फ लड़ी बनाने तक से रोजगार नहीं है, लड़ी बनाना एक काम हुआ, जो तार बना रहा है उसके लिए भी रोजगार का अवसर हुआ, जो प्लास्टिक के कवर बना रहा है उसके लिए भी रोजगार का अवसर हुआ, जो बेच रहा है उसके लिए फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले चाइना का माल बेच रहा था, वो अब स्वदेशी माल बेचेगा, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम संघर्ष के दिनों की बात करते हैं ना, तो रिटेलर वर्ग ने हमें बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया कि आपकी कीमतें ज्यादा हैं, आपका माल टिका हुआ है, आज जो कस्टमर लेकर के जाएगा वो 4 साल तक तो हमसे लेने नहीं आएगा दोबारा, हमारा तो अगले 4 साल का आपने प्रॉफिट खत्म कर दिया है। तो इस तरह से हमने कुतर्क झेले। लेकिन जब बात आती थी ना कि उसको अपने घर के लिए चाहिए, तब वो अपने घर के लिए हमसे लेके जाता था। अब आप समझिए कि मतलब मेरा अपना पैसा मैंने जब अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मुझे गुणवत्ता पूरी चाहिए। लेकिन कस्टमर, उपभोक्ता को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। हमने फिर B2B वाले प्रोसेस के ऊपर पहुंच गए कि हम सीधा बायर के पास ही क्यों ना जाएं। सोशल मीडिया पर हमने प्लेटफॉर्मों पर जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट किया, अपनी जगह जगह स्टॉल लगाई, जितने मेले लगते थे उन मेलों पर फुटपाथ वाली दुकानदारी की तरह दुकानें लगाई कि कस्टमर हमें आज पहचानेगा तो कल वो हमसे माल जरूर खरीदेगा। मुझे ध्यान आता है कि मंदिर के बाहर, हम पंडालों के बाहर जो बड़े पंडाल लगते थे दुर्गा पूजा पर या फिर जन्माष्टमी पर, हम फुटपाथ पर वो लड़ी लगा करके बैठते थे और हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते थे कि आप जा रहे हो ना मंदिर से होकर के, मंदिर देखने के लिए जा रहे हो, आप अपने घर के मंदिर के लिए एक छोटी सी लड़ी ले जाओ। 6 साल पहले, 7 साल पहले वो 30 रुपए की एक लड़ी होती थी। वो 30 रुपए की लड़ी, 40 रुपए की लड़ी जो लेकर के गया, वो दिवाली आते आते तक हमें ढूंढता था। आप इवन इतना ही महसूस करो कि आपने अपने घर पर मंदिर में एक लड़ी लगाई है, उसे जब आप पूरे 3 महीने 4 महीने से लगातार जलते हुए देख रहे होंगे, तो क्या दिवाली पर कहीं और से लड़ी खरीद भी पाए? ये हमारी गुणवत्ता की पहचान बनी। तो गुणवत्ता जब बोलती है तो वो सिर चढ़ करके बोलती है। फिर बात आई कि इतना गुणवत्ता के कारण जो माल बिकना शुरू हुआ, उसका उत्पादन उस ढंग से होना भी चाहिए। मेरा अपना सामर्थ्य बहुत छोटा है, मैं बहुत ज्यादा पूंजी नहीं रखता, तो क्या मैं अकेला चाइना से को टक्कर दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो हमने जो है वो सबको सिखाना शुरू किया। मैं निःशुल्क सिखाता हूँ, सबको सिखाया। इवन कई बार तो अच्छा, हमारे दर्शकों को आप ये भी बतला दीजिए, आपने अभी बताया जो निःशुल्क आप प्रशिक्षण देते हैं, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से करे, और ये स्वदेशी लड़ियां जो है ना, ये आम जन तक कैसे आप पहुंचाने का जो सभी कार्य कर रहे हैं? व्यापार वक्त तो हो गया, व्यापार मंडल के थ्रू आप कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ना ऑनलाइन का क्रेज ज्यादा है, तो क्या ऑनलाइन भी आपका ये प्रोडक्ट उपलब्ध है? देखिए, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अभी रिसेंटली कपोत पब्लिकेशन जो चलती है साइट, उसके ऊपर जो है वो आ गया है। पहले व्यापारिक पर भी चलता था। व्यापारिक अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों से बंद हुआ है इस समय, कुछ इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं वहाँ पर। साइट क्यों क्लोज है, वो क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ की कमी पूरी करने के लिए हमने कपोत को सेलेक्ट कर दिया कि वहाँ से चालू करिए। लेकिन बाजार में जब तक ऑप्शन नहीं होगी, तब तक स्वदेशी अपनाएगा कौन? स्वदेशी ढूंढने के लिए आप बाजार में जाओ, आपको बाजार में स्वदेशी मिले ना, आप क्या करोगे? स्वदेशी कहीं मिले, उसका कुछ तो ठिकाना होना चाहिए। चलिए, ये आपने बहुत बढ़िया बात बतलाई, जो हमारे श्रोता पाठकों के लिए जो है ना आपने कपोत पे ये लड़ियाँ उपलब्ध करवा दी है। तो अब जो श्रोता पाठक जो है ना, अगर लड़ी लेना चाहते हैं, स्वदेशी लड़ी जो जुनेजा जी ने अभी बतलाया और इसके बारे में और भी आगे बतलाएंगे, तो आप सभी कपोत.in से जो है ना आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी साइट हुई, उसके ऊपर भी उपलब्ध रहता है। और बाकी डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल के ऊपर सर्च करिए, वो अपने आप बताने बैठेगा, मेरा नाम भी बताएगा और मेरे बारे में सब सारी डिटेल भी बताएगा कि पिछले 4 साल से कंटिन्यू मेरे नाम पर एक किताब चल रहा है, फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इन डेकोरेशन लाइटिंग। इससे बड़ा किताब नहीं हो सकता कि जहाँ पूरा देश चाइना की लड़ियाँ खरीदता और लगाता है, वहाँ पर एक हिंदुस्तानी ऐसा भी है जो विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, अब ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी कर रखी है, वहाँ पर भी जा करके अपनी जो है वो लड़ियाँ हम बेच पा रहे हैं।
हम कहीं ना कहीं अपनी गुणवत्ता के बलबूते गए हैं। वहाँ की गुणवत्ता के स्टैंडर्ड बहुत अल्टीमेट है। वहाँ शॉक प्रूफ मतलब शॉक प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ मतलब वाटर प्रूफ होता है, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जबकि इंडिया के अंदर बात करो तो चाइना ने हमारे बाजार पर कब्जा क्वालिटी के लिए नहीं किया, उसने चाइना ने हमारे बाजारों पे कब्जा किया सस्ता और सस्ता और सस्ता, जिसके साथ साथ वो एक लाइन और तब बताना भूलते रहे कि अब आपको और घटिया और घटिया और घटिया माल मिल रहा है। अगर आप पिछले पूरे 20 सालों के अपनी याददाश्त ताज़ा करो तो आप जो 20 साल पहले चाइना की लेडी लेकर के हटे थे और जो आज ली या पिछले साल ली, उनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क आ गया। आप कीमत कम पे करेंगे तो आपको माल भी उसी गुणवत्ता के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ समस्या एक इसके साथ साथ और आ गई कि इंपोर्टर लॉबी जो हमारी चल रही है, या ये कहें कि हमने इतना बड़ा प्रयास किया जिसे चाइना ने लगातार बैक टू बैक 2 सालों में अपने ग्लोबल टाइम्स के अंदर छापा कि हिंदुस्तान के अंदर जो उनका दिवाली का लाइटिंग के बाजार का जो शेयर था वो लगातार नीचे गिरा है 2 सालों में। जब वो ये स्वीकारता है तो उसका सीधा सा मतलब हुआ कि स्वदेशी उत्पादन बड़ा है, वो लिया भी गया है और वो लगा भी है, उसे स्वीकार भी किया गया है। स्वदेशी विकल्प हैं, तभी चाइना ने पटकनी खाई। हम चाइना को और पटकनी देना चाहते हैं। उसके लिए नो डाउट स्वदेशी आपको खरीदना होगा, लेकिन उससे भी बड़ी रिक्वायरमेंट मैं रखता हूं कि स्वदेशी उस हिसाब से हमें बनाना भी पड़ेगा। हम चाइना से पिछले 4 सालों की बात करो तो लगातार चाइना से लड़ी बनाने वाली मशीनें ला रहे हैं, लेकिन उन मशीनों को ला करके हम पहले बहुत दुखी हुए कि वो वही पतली तार के अंदर लड़ी बनाती है, वही पतले बल्ब के अंदर लड़ी बनाती है, वही सस्ते वाले पैटर्न पर लड़ी बनाती है, लेकिन जब हम यहाँ बनाते हैं तो हम चाइना के रेट पे माल ही नहीं दे पाते उसको। हमने उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन किए, जब मॉडिफिकेशन किए हमने तार बढ़िया कर दिया, हमने बल्ब बढ़िया कर दिया, कीमत भी बढ़ गई, लेकिन जब उसकी रंगत निकल करके सामने कस्टमर के सामने आई तो सिर चढ़ करके बोलने लग गई। अल्टीमेटली चाइना से कुछ बढ़िया गुणवत्ता वाली भी आइटम्स आने लग गई। आप बाजार में देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप पे अभिमान करूं, मैं अकेला नहीं हूं लड़ी बनाने वाला। पूरे हिंदुस्तान में जब मैं 50,000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूं तो आप गिनती करिए कि कितने लोग होंगे। चाइना में एक टाइम था कि 10 लाख से ऊपर लोग लड़ियां बनाने के व्यवसाय में थे। आज वो गिनती कम हो रही है, हिंदुस्तान में बढ़ रही है। अब अगर मैं ये कहूं कि अभी हिंदुस्तान में मुश्किल से 50,000 से लाख के बीच की फिगर बैठती है तो ये अभी बहुत ज्यादा बढ़ने का स्कोप है। हमारी उत्पादकता अभी भी कम है, उत्पादन अभी भी कम है। उसका कारण रेटों में कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। मास प्रोडक्शन जब आएगा तो नो डाउट मास प्रोडक्शन आते ही कीमतों में अच्छा खासा उतराव चढ़ाव में फायदा होता है कस्टमर को। जब हम सिर्फ सीजन के ऊपर 4 महीने काम करके और 6 महीने 8 महीने जो है वो मूल अपना लगा करके उस पर ब्याज वसूलना चाहेंगे तो फर्क पड़ता है। सरकार हमें सस्ते दामों पर ब्याज पर पैसा उपलब्ध करा दे और हमारी जो है वो गोदाम भरने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, हम तो इतनी सी बात पे भी पटक नहीं दे देंगे चाइना को। हमारी उस पर हमारे प्रयासों में कहीं कमी नहीं है। कहने को बहुत आसान होता है कि आप ये ऋण ले सकते हो, आप वो ऋण ले सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लेने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि मेरी उम्र आज 50 से ऊपर है और मेरे नाम पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बैंक मुझे कोई लोन नहीं दे सकता। अब समझिए कि जयप्रकाश जुनेजा जिसे गिनती किया गया स्वदेशी उत्पादों के लिए और चाइना का न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स तक जिसके खिलाफ छापता है, अपनी हेडलाइंस देता है, वो एक बैंक से ऋण से अब इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास कागजों में मॉर्गेज करने के लिए जमीन नहीं है। जी जी जुनेजा जी, हमारे संवाददाता मिंटू झा का भी कुछ सवाल आपसे है। मैं चलूंगा मिंटू झा के पास और फिर जानेंगे उनके सवाल और आपके जवाब। जुनेजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लगातार स्वदेशी के लिए प्रयास कर रहे हैं और चाइनीज सामानों का बायकॉट मिशन की तरह एक तरह से आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रयासों को सरकारी नीतियों की तरफ से क्या सहयोग मिला? देखिए, सरकारी नीतियों की अगर बात करें तो स्वदेशी अपनाओ,
आज का कोई पहली बार का नारा नहीं है। सरकारें चाहे कोई सी भी रही हो, स्वदेशी अपनाओ के एक अभियान हर टाइम चलते रहे हैं। सरकार कौन सी आई और उसने क्या कदम उठाया। एक सरकार वो भी थी जिसने चाइना से बन करके आने वाले माल के लिए छूट दे दी, उसके लिए टैक्सों में रिबेट दे दी, और जब उसकी मशीन बनाने की जो मशीन है उसे हम लाना चाहते थे तो उसके ऊपर प्रतिबंधित कर दिया। एक सरकारें हमने वो भी देखी है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उस समय मुझे ध्यान है राजीव दीक्षित जी के साथ एक मंच के ऊपर हमने वाजपेयी जी को साझा किया था, मैंने मंच। वहाँ हमने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ नारा अधूरा है, स्वदेशी जब तक बनाएंगे नहीं तब तक स्वदेशी अपनाओ अधूरा ही रहेगा। सरकारी नीतियां सरकार बदलने के साथ ही बदलती रहती हैं। धीरे धीरे अब जो सरकार चल रही है मोदी जी की, मेक इन इंडिया का नारा, वो जो उस समय का भारत में बनाओ का नारा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ मेक इन इंडिया। जबकि एज ए उत्पादक मैन्युफैक्चरर मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेक इन इंडिया नारा जो है वो एक पक्ष है, जबकि इसके अलावा जो दूसरा नारा होना चाहिए था वो होना चाहिए था मेड इन इंडिया। इस चीज को समझने के लिए भी अभी बहुत बड़ा गेम है कि मेक इन इंडिया वो हुआ जो विदेशी कंपनियां आकर के हिंदुस्तान में अपना यूनिट लगाएं और अपना विदेशों में भी माल बेचें और इंडिया में भी माल बेचें। उनका स्वामित्व, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मशीनरी, उनकी टेक्नोलॉजी वो उन्हीं की रहे। उसके अलावा जब ये मेड इन इंडिया पर आता है तो वो मेड इन इंडिया क्या हुआ? मेड इन इंडिया हुआ कि भारत में जो चीज बन सकती है सिरे से लेकर के आखिर तक, उसे मेड इन इंडिया कहा जाए, जिसके स्वामित्व भी सारा इंडियंस के पास है। अब मैं ये लड़ी की बात करूं तो इस लड़ी के अंदर सिर्फ एक बल्ब हुआ है एलईडी का, जो चाइना से या ताइवान से या अमेरिका से या कनाडा की इन कंपनियों का आता है। इन सब देशों की कंपनियों का भी जो बेस यूनिट है वो सबका चाइना में है। सिर्फ बल्ब, बाकी सब कुछ यहाँ हिंदुस्तान में बनता है। मैं ये बनाता हूँ, जब मैं लड़ी बना रहा हूँ मैंने सिर्फ बल्ब चाइना का लिया जिसका पूरी लड़ी की कीमत के अंदर 20% भी योगदान नहीं हुआ कीमतों के अंदर, बाकी सब कुछ इंडियन उत्पाद है। तो क्या यह मेक इन इंडिया हुआ? नहीं, यही हम गलत है। जब भारत में चीज बनेगी तो वो मेड इन इंडिया कहलाएगी, मेक इन इंडिया नहीं कहलाएगी। लेकिन जब आप कहोगे कि विदेश से एक कंपनी आई जो यहाँ पर आयुध हथियार बनाने का यूनिट अपना लेकर के आ रही है, वो मेक इन इंडिया है। सैमसंग अपना पूरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नोएडा में ले आया, धीरे धीरे वो पैकिंग से शुरू हुआ कंसेप्ट जो है वो आज मैन्युफैक्चरिंग के 16 प्रोसेस में से 8 प्रोसेस पार कर चुका है। वो मेक इन इंडिया है क्योंकि उसका स्वामित्व विदेशी कंपनी का है। सिर्फ जो लेबर काम कर रही है वो इंडियन है। अब सोच करके देखिए कि रोजगार तो जनरेट हुआ, मेक इन इंडिया सिर्फ रोजगार जनरेट करता है, ठीक। और मेड इन इंडिया हमारा आत्मीयता के साथ जुड़ गया, हमारी राष्ट्रीयता के साथ जुड़ गया कि ये हमारे देश का उत्पाद हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या सुविधा दी गई, हमारी क्या शिकायतें रही। अगर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करो तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या हुआ? हम लोगों ने, इंडियन उत्पादकों ने एक चाइना के सामान को या विदेशों से आने वाले सामान को, जिसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं लिखा होता था कि ये कौन से देश से बन करके आई है, हमने वहां पर डिमांड करी कि अगर इस उत्पाद के ऊपर लिखा हुआ हो कि ये मेड इन चाइना है, ये मेड इन बांग्लादेश है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। तो गवर्नमेंट ने हमारी उस बात को माना, ठीक। ये एक शर्त कपड़ा उद्योग के लिए कितनी कारगर हुई, खिलौना उद्योग के लिए कितनी कारगर हुई, इवन पेन उद्योग के लिए, हम अपने इस्तेमाल के लिए, रोजमर्रा के लिए जो पेन इस्तेमाल करते हैं उस पर कितनी कारगर हुई, इसको आप मार्केट में जाके खुद स्टडी कर सकते हैं। दिवाली की लड़ियों की बात करो तो दिवाली की लड़ियों में चाइना का माल और हमारे माल, इंडियन माल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है जो नजर आता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मोदी जी लगातार स्वदेशी के नारा देते हैं और आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया भारत के तहत मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए आप क्या क्या सहयोग चाहते हैं?
देखिए, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया भारत ये खाली पीली स्वप्न नहीं हुआ। ये एक ऐसा स्वप्न हुआ जिसके तहत बेरोजगारी की समस्या जड़ से खत्म होनी है। हम अपने व्यवसाय के अंदर जब बात करते हैं कि लड़ी उद्योग के अंदर 10 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट हुई जो इसके अंदर रोजगार पा सकते हैं, बनाने में, बेचने में नहीं, बनाने में 10 लाख लोग रोजगार पा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो 10 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अंश रखेंगे। गवर्नमेंट हमें कितना सपोर्ट करती है, कितना नहीं करती, अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि हमने गवर्नमेंट से एक डिमांड रखी हुई है कि क्योंकि ये एक बहुत ही अति लघु गृह उद्योग के तहत आने वाला काम हुआ, इसे उस कैटेगरी में डाल करके टैक्स एग्जम्पशंस के अंदर लाया जाए। वो अभी तक बातचीत में ही चल रहा है। वो जिस दिन हुआ कि इसका टैक्स जो है वो एग्जम्प्टेड हो गया, उस दिन सोच करके देखिएगा कि चाइना की लड़ी की कीमत में और हमारे हिंदुस्तानी लड़ी की कीमत में अच्छा खासा अंतर जो है ना, वो जो गैप आया हुआ है कि एक की जगह 2 रुपए खर्च होते हैं, वो घट करके सीधा 1 रुपए का 1.5 रुपए होने वाला। वो एक ही दिन में फर्क तो नहीं आएगा। उस फर्क को लाने के लिए गवर्नमेंट से हमने डिमांड रखी हुई है। इसके अलावा हमने अभी एक चीज और कर रखी है कि चाइना से बहुत सारे इंपोर्टर जो AIR होकर की जो है वो अपना BIS नंबर रखते हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों ने कंट्री ऑफ ओरिजिन की शर्त को भी बिल्कुल ही नकार दिया। उन्होंने अपने सामान को मंगाया लेकिन उसके ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो लिखा ही नहीं। उसकी बजाय हद तो तब हो गई जब उन्होंने जो है वो उसके ऊपर मेक इन इंडिया लिख दिया, गांधी जी का चश्मा छाप दिया, स्वच्छ भारत अभियान छाप दिया, आई लव माई इंडिया छाप दिया। पिछले साल भी यही समस्या थी। पिछले साल तक हमने एक मुद्दा उठाया था कि हिंदुस्तान में जब बनेगी तो ये सिर्फ दिवाली की लड़ी कहा जाएगा, क्रिसमस लड़ी तो नहीं कहा जाएगा। क्रिसमस लाइट क्यों बोलेंगे? हिंदुस्तान का त्योहार दिवाली हुआ तो दिवाली की लड़ी कहा जाएगा। ठीक, तो आज के अगर आज आप मार्केट में देखने जाओगे तो आपको जो चाइना की लड़ियों के डब्बे मिलेंगे उसके ऊपर दिवाली की लड़ियां लिखा हुआ होगा। अब आप समझिए कि हम लोगों की आवाज उन तक कितनी ज्यादा पहुंचती है, जबकि इंपोर्टर लॉबी जो है वो पप्पू समर्थक हुई बेसिकली। वो आज भी कहीं ना कहीं येन पेन के प्रकरण जो है वो चाइना के माल को इंडियन बना करके बेचने पर उतार हुआ है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, ये शब्द लिखना अपने आप में 420 ही हुआ। तो इसका मतलब सर, जैसे वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया लिखते हैं, तो वो मतलब भारतीयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा वो बताता हूँ, मैं आपको पहचान बताता हूँ कि चाइना की लड़ी की पहचान क्या हुई और इंडियन लड़ी की पहचान क्या हुई। ये मशीन में एक लड़ी है। मशीन में एक लड़ी ये स्लीव वाली होती है, चाइना से बन करके आती है। चाइना की लड़ी आप कोई सी भी उठाओ, इंडिया में भी बनेगी स्लीव वाली, तो वो देखने में ऐसे ही लगेगी, उसे देखने में कहीं अलग नहीं आएगा। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले उसका ये 2 पिन प्लग देख लीजिए। ये चाइना का प्लग है, हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर के अंदर ये लगता ही नहीं है। ठीक, सबसे पहली पहचान तो ये हुई कि ये चाइना का प्लग है। अब मैं अगर हिंदुस्तान में लड़ी बना रहा हूं, मैं चाइना का प्लग क्यों लगाऊंगा? चाइना का प्लग हिंदुस्तान में लगाना अलाउड नहीं हुआ एज ए मैन्युफैक्चरर। मैं यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मुझे ये अलाउड नहीं हुआ कि मैं चाइना के स्टैंडर्ड पे माल बनाऊं। फिर दूसरा पहचान इसकी आती है इसकी तार की क्वालिटी। ये इसकी तार की क्वालिटी आप देख रहे हो, ये कितनी पतली तार है जी। ठीक, ये हमारे हिंदुस्तान की लड़ी की तार है। इसकी तार की मोटाई और उसकी तार की मोटाई में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये एलॉय वायर है, लोहे वाली है, ये कॉपर वायर है। कॉपर की उम्र बहुत ज्यादा हुई, करंट प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कॉपर बहुत अच्छा हुआ, लोहा उतना ही कम हुआ, एल्यूमिनियम उससे थोड़ा ऊपर हुआ, लेकिन कॉपर सबसे ऊपर हुआ। फिर आ जाइए पहचानों के ऊपर, ये इसकी सर्किट की डब्बी, ये सर्किट हुआ इसके अंदर। सर्किट मतलब अगर मैं इस सर्किट के बिना इस लड़ी को जला दूं तो ये लड़ी तुरंत खराब हो जाएगी। हम हिंदुस्तानी लड़ी उठाएं तो उसमें भी यही कुछ है, क्योंकि सर्किट बेसिकली LED बल्ब्स को जलाने का जो प्रोसीजर हुआ वो तो वही कुछ रह रहा है। अब आइए कि इस सर्किट का जो ऊपर का ये प्लास्टिक का बॉक्स हुआ, इसके ऊपर एक मार्किंग है एक तरफ CE। ये
इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली आइटम्स के ऊपर लिखा होना मार्क जरूरी है, ठीक। और दूसरा आ जाओ, इसकी दूसरी तरफ भाषा पे लिखा हुआ है LX, उसके बाद उसकी कोडिंग दी हुई है। ये LX क्या हुआ? ये LX वो पर्सन हुआ, फर्स्ट पेटेंटेड पर्सन ऑफ चाइना, जिसके नाम पर चाइना की लड़ियों का पेटेंट है। आज हम कोई सी भी चाइना की लड़ी खरीदते हैं और उसके ऊपर यदि ये LX लिखा हुआ है, तो आप ये मान करके चलिए कि उस लड़ी का एक अंश, चाहे वो 1 पैसा हो, चाहे 10 पैसे हो, चाहे 1 रुपया हो, वो उस शख्स को रॉयल्टी आज भी पे होती है। चाइना की लड़ी बन करके आएगी चाइना से, तो वो LX लिखा हुआ आएगा, तभी वो चाइना की हुई। इंडिया में जो लड़ी बना रहा है वो LX क्यों लिखेगा? मैं यहाँ प्रश्न ये नहीं कर रहा, जवाब ये नहीं दे रहा कि हाँ चाइना वाला LX लिखेगा, क्यों लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि जब इंडिया में भारत का उत्पादक बनाएगा, तो वो LX चाइना के बंदे को रॉयल्टी का नाम देने के लिए क्यों लिखेगा? मैं अपने घर के बाहर अगर श्यामपट के ऊपर नाम लिखूंगा, तो अपने पिताजी का लिखूंगा, अपने पूर्वजों में से किसी का लिखूंगा, अपना लिखूंगा, अपने बच्चों का लिखूंगा। मैं किसी विदेशी का नाम क्यों लिखूंगा? बहुत अहम बात हुई है। ये पहचान कराने के लिए बहुत काफी है कि एक ये इसका प्लग और दूसरा ये इसके ऊपर लिखा हुआ LX, ये दो चीजें सिरे से कहती हैं कि ये चाइना से बन करके आया। अब फिर बात आई कि चाइना ने जो है वो इंपोर्टर लॉबी जो है, उन्होंने कहा कि प्लग थोड़ा अच्छा कर दो, तो चाइना से लड़ियां आई जिसके अंदर ये प्लग थोड़ा अच्छा हो गया, देखने में इंडियन प्लग की तरह थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन इसको भी थोड़ा गौर से देखो तो बीच में प्लास्टिक आ गया। ये इंडियन स्टैंडर्ड नहीं हुआ। इंडियन स्टैंडर्ड नहीं हुआ मतलब घूम फिर करके बात वही आ गई ना कि आप चाइना के माल को इंडियन कह करके बेचने बैठ जाओ। अब ये डब्बी है, इस डब्बी के ऊपर BIS नंबर लगी, की स्टैंप लगी हुई है। इस BIS नंबर को जब हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, आज डिजिटल युग का जमाना है, आप चाइना का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसके ऊपर एक BIS नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसका नंबर जो R से शुरू होता है उसको लो और गूगल के ऊपर सर्च कर लो। वो तुरंत उसकी डिटेल में बताने बैठेगा कि इसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ और इसका मैन्युफैक्चरर कौन हुआ। आप जानकर हैरान होंगे कि BIS नंबर जिन के भी देखे जा रहे हैं, पता चलता है कि 99% चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, जो उनके एथोराइज्ड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंपोर्टर के नाम पर यहाँ पर रजिस्टर्ड है। लेकिन क्योंकि BIS की एक शर्त है कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पूरा एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, तो वहां पर वो लिखा जाता है कि ये चाइना से बन करके आया है, ये बांग्लादेश से बन करके आया है। अदरवाइज उसको कोई भी बोलने करने को भी तैयार नहीं। इंपोर्टर क्योंकि उसकी नींव इस समय हिल रही है, पिछले 4 सालों में लगातार हमने उसे बैकफुट पर धकेला है, उसके मार्केट के शेयर पे कब्जा किया है, वो हमारा सामान बेचने को तैयार नहीं। तो हमने रिटेलर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है, हमने उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाई है। तो ले दे करके पहले जिसका माल बिक रहा था, सेहत पर तो उसी का ही असर पड़ा, क्योंकि वो हमारा माल तो नहीं बेच रहा। वो अपनी माल प्रैक्टिस आज भी कर रहा है कि चाइना के माल को किस तरह से इंडियन बना करके बेचा जाए। PMO हाउस के अंदर हमने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, माल भी पकड़वाया है, लेकिन ले दे करके, क्योंकि MRTP एक्ट की जो लागू है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की जा सकती है, गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही कर पाती है। माल जब्त कर लिया, थोड़ा बहुत जब्त हुआ, थोड़ा बहुत छूट गया, जुर्माना लग करके माल छूट गया, लेकिन एंड ऑफ द डे चाइना वाला माल इंडियन कह करके बाजार में आधे से ज्यादा बिक चुका होता है। उपभोक्ता को ये पहचान करना जरूरी है कि वो जो सामान ले रहा है, क्या वो स्वदेशी है या स्वदेशी के नाम पर उसे चाइना का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ कस्टमर को भी 2 पहलू में बांटा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर इसमें आम लोग जो है, आम पब्लिक जो है, आम जनता जो, उनमें जागरूकता की कमी है इन अभी चीजों को लेकर के, इसकी वजह से लोग ये खरीदारी करने में। हाँ जी बिल्कुल, भ्रम की एक स्थिति पैदा की जाती है कि मैं आपको भ्रम में डाल दूं। मैं अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर, डिब्बे के ऊपर छाप दूं मेड फॉर इंडिया, ठीक, और देहात के कस्टमर की तरफ जाऊं तो वो मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया करके बिक गया, ठीक। अब इसके दूसरे कंसेप्ट पर आओ, मार्केटेड बाय
सो एंड सो इंडियन कंपनी, ठीक। वो मार्केटेड बाय तो आपने छुपा दिया क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा लिखा जाएगा, ठीक। अब वो पढ़ने में तो ये आएगा ना कि ये इंडियन प्रोडक्ट हुआ क्योंकि डब्बे के ऊपर इंडियन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये भ्रम हुआ। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो इंपोर्टर लॉबी कर रही है, वो चाइना के माल के ऊपर स्वच्छ भारत का लोगो भी छाप रही है, गांधी जी का चश्मा, आई लव माई इंडिया भी लिख करके छाप रही है, मेक इन इंडिया का शेर भी छाप रही है। ये जो कंटेनर वहां से आ रहे हैं उनके ऊपर छपा हुआ आ रहा है, मतलब डिब्बा भी जो है वो छपा हुआ आ रहा है। आप ये मान करके चलो कि बायकॉट चाइना मिशन का एक प्रोग्राम चल रहा है और उसके अंदर एक स्टिकर बांटा जा रहा है, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट, ठीक। और वो स्टिकर जो है वो चाइना से छप करके आया है। तो सर ये रियलिटी है। उसकी वजह पहले तो हम काउंट करते थे कि चाइना से क्योंकि सस्ते में काम हो जाता है इसलिए होता है, लेकिन जब हम लड़ियों की बात करते हैं तो इंडियन लड़ी और चाइना की लड़ी के रेटों में फर्क है, और वो रेटों का फर्क क्वालिटी के फर्क के साथ है। इसके पूरा का पूरा अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप लाइटिंग, जो इंडियन लड़ी की लाइटिंग है उसका ग्लो है, उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसका जो लाइफ स्पैन पीरियड है, जब आप उसको देख करके महसूस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपने एक बार पैसा खर्च करना है या 10 बार खर्च करके भी यही कहना कि यार मजा नहीं आया, 4 दिन तो चली नहीं 10 दिन में से। तो जिस तरीके से जुनेजा जी लगातार स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वदेशी लाइटों और लड़ियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो जुनेजा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जागरूकता आम लोगों को राहत देगी कहीं ना कहीं? देखिए, स्वदेशी अपनाओ, मैं वही पहली बात दोबारा कह रहा हूँ, स्वदेशी अपनाओ तब होगा जब स्वदेशी बनाएंगे। स्वदेशी बनाने में हम लोग पीछे नहीं है तो स्वदेशी अपनाने वाले भी कम नहीं है। यहाँ समस्या ये आती है कि बाजार के अंदर हमें उपलब्ध क्या हो रहा है, हमें स्वदेशी माल उपलब्ध हो रहा है या फिर हमारे को जो है वो मेक इन इंडिया या कुछ और भ्रम पैदा करके जो है वो विदेशी माल को स्वदेशी कह करके बेचा जा रहा है। ये एक यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात कहो कि स्वदेशी अपनाने के नाम पर पूरा बाजार, उपभोक्ता जो है वो चाहता है, अगर उपभोक्ता की पसंद स्वदेशी सामान नहीं होता, स्वदेशी गुणवत्ता नहीं होती, तो चाइना स्वीकार नहीं करता कि उसका मार्केट शेयर गिरा है। ऐसे समझ में आता है क्योंकि मार्केट अपनी भाषा सिर्फ एक जानती है कि मार्केट क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, और मार्केट में सिर्फ वही स्टे करता है जिसका माल बिकता है। कैमरे की रीलें खत्म हो गई, ठीक, आज फोनों ने काम ले लिया, सारा काम उसी से हो जाता है। जो ट्रेंड नया आएगा उस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को कितना ढालते हैं ये आपको जिंदा रखने वाला है। मैं इसी चीज के लिए अपनी कड़ियों के अंदर अपने सामानों में इतनी विविधता लाता रहता हूँ और सबको सिखाता रहता हूँ साथ के साथ कि नए ट्रेंड्स लेकर के आएंगे तो हम उपभोक्ता की पहली पसंद बनेंगे। उपभोक्ता की पसंद बनना अपने आप में उपभोक्ता द्वारा हमारे सामान को खरीदे जाने की एक पैमाना होगा। यहाँ हमारा सफर सिर्फ इन्हीं चीजों तक नहीं रहता कि मैं लड़ियां बनाता हूँ तो लड़ियों तक ही सीमित हो। मैं ये बातें हर फील्ड के लिए कहता हूँ। हम अपने पैटर्न्स जितना बनाएंगे, विदेशी को चुनौती देनी है तो चुनौती ढंग से देनी पड़ेगी। मेरे को शुरू में सबसे कई बार कई लोगों ने कहा कि आप निःशुल्क सबको सिखा देते हो तो आप तो कंपटीटर अपने पैदा कर रहे हो। मैं कहता था कि नहीं, कंपटीटर पैदा नहीं कर रहा। चाइना के माल के बहिष्कार के बीच में, स्वदेशी अपनाओ के अभियान के बीच में मेरी लड़ाई उस मजदूर के स्वरोजगारी होने में है, उसके आत्मसम्मान के लिए है कि उसने जो रोटी खाई वो कमा करके खाई, किसी से छीन झपट करके नहीं खाई। उसे चोर उचक्का नहीं बनना पड़ेगा, उसे काम मिलेगा और काम करके वो कमाएगा और उसी कमाई से अपना भरण पोषण करेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम अपनी आत्मीयता कहाँ कितनी रखते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी का, मैं उसे अधूरा कहता हूँ, जय जवान जय किसान। मैं उसे अधूरा कहता हूँ। मेरी नज़र में जय जवान जय किसान के साथ जय श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक, श्रमधन, हमारा वो मजदूर जो पूरे देश को
कहीं ना कहीं अपने कंधों पर ढोता है, अपने हाथों से सृजन करता है और इस देश को आत्मनिर्भर भी बनाता है, सशक्त भी बनाता है। तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हमारे दर्शकों को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश एक ही है और साफ सुथरा है। स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी बनाने में हम पीछे नहीं है, तो आपको स्वदेशी अपनाने में पीछे नहीं होना चाहिए। स्वदेशी बनेगा तभी स्वदेशी बिकेगा, ये मैं पहले कहता था। अब मैं ये कहता हूँ कि हम स्वदेशी बना रहे हैं, मैं नहीं, हम स्वदेशी बना रहे हैं। अब अपनाना तो आपको है। गुणवत्ता कैसी है वो भी आप देखेंगे, आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो गुणवत्ता आपको खुद को समझ में आएगी कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा, पूरा उसकी एक एक पाई वसूल होने वाली है। स्वदेशी बनाने में हम पीछे नहीं है, आप अपनाइए। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी भी यही है। और इससे भी ऊपर एक और बात है कि दिवाली हमारा सनातनी त्योहार है। सनातनी त्योहार सनातनी व्यवस्था के साथ ही चलना चाहिए। उसे क्रिसमस लाइट के साथ क्यों जोड़ा जाए? हम उसे दिवाली की लड़ियाँ के साथ ही रहने देते हैं और सनातनी व्यवस्था के साथ ही बनाते हैं और सनातनी व्यवहार ही रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जुनेजा जी, जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट के विकल्प के तौर पर स्वदेशी प्रोडक्ट लोगों के बीच लेकर के आए हैं और इनका बायकॉट चाइना मिशन जो है वो एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इनका प्रयास लगातार जारी है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।